हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में आगे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इनवर्स पढ़ना है, एडजॉइंट पढ़ना। तो इनवर्स पढ़ने से पहले हमें एडजॉइंट पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि एडजॉइंट जिस तरीके से निकलता है ना, उसमें जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट ये आएगा। तो एडजॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं। इनवर्स के बारे में देख लीजिए, ये तो मैट्रिक्स का है। अभी हम डिटर्मिनेंट में क्यों पढ़ रहे हैं भैया? देखिए, होता है कि कुछ चीजें पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ और चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैट्रिक्स पहले दे रखा, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि डिटर्मिनेंट होता मैट्रिक्स है ही। तो पहले मैट्रिक्स दिया, फिर डिटर्मिनेंट दिया, फिर मैट्रिक्स दिया, यानी कि मैट्रिक्स का वो पार्ट जो डिटर्मिनेंट के बिना सॉल्व नहीं हो सकता था, इसीलिए वो डिटर्मिनेंट के बाद रखा है। तो ये चीज डिटर्मिनेंट चैप्टर में ही आगे मैट्रिक्स कंटिन्यू होती है, जिसमें हमें एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनस कोफैक्टर। जो इसकी जस्ट पहले की 4.4 एक्सरसाइज है, आप उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, या चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। एडजॉइंट पहले हम सीख लेते हैं, फिर बाद में हम इनवर्स पे चलेंगे। इनवर्स देखिए, आपके उसमें भी दे रखा था, मैट्रिक्स में भी था कि एलिमेंट्री रो कॉलम का यूज करके आपको क्या बताना था, इनवर्स निकालना था। लेकिन अभी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से वो चीज हटा दी गई है। बच्चों की रिक्वेस्ट है, भैया हम तो है ही, जितनी चीजें कम कर दो उतना ही हमको बेहतर है। तो बच्चों ने कहा कि सर अगर कम कर दिया गया तो आप भी कम कर दो। तो भैया हमने अभी क्या किया, वो टॉपिक एक्सरसाइज एट इनवर्स एलिमेंट्री रो कॉलम वाली वो हटा दी है अभी, और उसको हम सेपरेट बना देंगे अगर आप लोग की रिक्वेस्ट रही तो। और मेरे हिसाब से भी वो नेसेसरी था, वो आपके सिलेबस में अननेसेसरी था, इसीलिए उसको हटाना नेसेसरी था। क्योंकि हमको स्टेप्स दे रखे हैं, आपको बस डेफिनेट स्टेप्स लगाने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना और इनवर्स आ जाता है। उसके लिए आपको डायरेक्ट वही मेथड लगाना। तो हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कई बच्चों का सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों हम वो मेथड यूज करते थे जब उसका यूज नहीं था। उसका यूज था, अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करेंगे, एक लॉन फॉर्म निकालना और रैंक निकालना मैट्रिक्स की, वो सब उसी चीज से होता है। इसीलिए हमको पहले बेसिक्स सिखाया जाता था। तो जब हम जेई वगैरह के लेक्चर्स मैथ स्टार्ट करेंगे, पहले ये कंप्लीट होने के बाद हम जेई स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि इनका यूज क्या होता था, प्रैक्टिकल यूज वगैरह। अभी हम एडजॉइंट देख लेते हैं। तो एडजॉइंट के लिए हमने बताया क्या होता है। एडजॉइंट पहली बात रिप्रेजेंट किया जाता है एडीजे। एडीजे मतलब एडजॉइंट। जिस भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं उसको लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स हमारी बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। तो बस नाम चेंज हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स ले रखी है, तो ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना। सिंपल इतना मतलब होता है। तो कोफैक्टर निकालना हम सीख चुके हैं। 4.4 एक्सरसाइज देखिए जाके, माइनस को हम एम आई जे से लिखते हैं, इसको बोलते हैं माइनस, क्योंकि एम से स्टार्ट होते हैं। और कोफैक्टर्स को कई लोग दो सिंबल यूज करते हैं, ए आई जे और सी आई जे। सी मतलब कोफैक्टर, कुछ लोग ए भी यूज करते हैं। ए में एक्चुअली ए आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसीलिए ए यूज करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैट्रिक्स कहते हैं कि ये भी मैट्रिक्स ए है, तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैट्रिक्स का नाम सिंपल ए होता है, जबकि कोफैक्टर के सफिक्स लगे होते हैं, जैसे एलिमेंट के सफिक्स होते हैं A32 A23, यानी ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर है। इतना डिफरेंस होता है। तो अब कोई हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट A इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते थे, मैट्रिक्स का साइन, ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पे होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको पता है। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। कोई हमने एज्यूम किया, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो तो दिया होंगे क्वेश्चन में, ये बस सफिक्स में हमने बता रखा है, हर एक पोजीशन वाइज एलिमेंट मेंशन कर दिया हमने। अब इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफैक्टर ऑफ ए, हम ऐसे मेंशन कर देते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, क्योंकि हम इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बन गई।
तो ये एलिमेंट मान लीजिए, ये एलिमेंट कैसे निकलेगा, अब अगर आपने बेसिक नहीं दे रखा तो C13 कैसे निकलता है, C13 -1 की पावर 1 + 3। तो ये माइनस बार बार नहीं लिखते हैं, पूरा रामायण बार बार हम नहीं लिखने से बचने के लिए होता क्या है, इनको जोड़ते हैं मन में तो जोड़ ही सकते हैं, मन में तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो मन में हम इनको जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। और अगर I + J इवन है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और I + J ऑड है तो माइनस साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन लेते हैं। तो ये इवन है तो ये प्लस कराएगा, और 1 पे इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, बचेंगे क्या, ये एलिमेंट बचते हैं 821, ठीक है। कोफैक्टर निकालना हम बता चुके हैं, इसके कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या पता है, मैट्रिक्स पता है, उसका कोफैक्टर निकाल ली, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर आपने निकाली है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करना होता है सिंपली, तो C11 C12 C13, पहली रो को हमने कॉलम बना दी, दूसरी रो को कॉलम बना दीजिए, इसी तरीके से हमने किया क्या, इस मैट्रिक्स का सिंपली ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये इस मैट्रिक्स से क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स दी है उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज ले लो, हमारा एडजॉइंट आ जाता है। अगर यही चीज हम 2 क्रॉस 2 के लिए करें तो बहुत इजी हो जाता है हमारा काम, कैसे कि हमने मान लिया कोई हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, लेट A = 2, तो हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये प्लस होता है, ठीक है, प्लस साइन लिखते नहीं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और कैसे निकलेगा, उसी पे मार्कर ऐसे रख दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में हमारा एलिमेंट क्या बच रहा है, यही तो बच रहा है, तो इसका कोफैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, D। आप बेसिक देखिए जाके कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे ये A11 है, A11 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, उसी पे जाके उसी के अलॉन्ग की रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए और जो बचता है उसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट बचता है तो ये T आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो सम ऑड है तो ये माइनस आएगा, ठीक है, साइन आपको ध्यान रखना है, बता रखा है कि अगर सम इवन आता है, सफिक्स का सब जो सफिक्स दे रखे होते हैं, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो माइनस का आएगा, और उसी के अलॉन्ग की कॉलम रो कैंसिल हो जाएगी तो C बचेगा। यहाँ पे आ जाए तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो माइनस आ जाएगा, उसी के कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगी, उसी के अलॉन्ग वाली बचेगा क्या, B। यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या बच जाएगा A, और ये प्लस का रहेगा क्योंकि 2 2 आ जाएगा 4। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट A आ जाएगा, एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, सिंपली C का ट्रांसपोज, तो C का ट्रांसपोज लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, रो को उठा के कॉलम बना दीजिए, तो D -C -B। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया। जरा आप कंपेयर करिए भैया, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी और इसमें कंपेयर करेंगे तो देखिए B और C अपनी जगह पे हैं, बस साइन चेंज है, A और D की जगह बदल गई है, देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनकी जगह बदल गई है और इनके क्या हो गए भैया, साइन चेंज हो गए। तो कोई भी अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे दी हमने, मान लिया A दे दिया हमने -1 -3 5 2, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालना 2 क्रॉस 2 का बहुत इजी होता है। हमें करना क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट हमको एक्सचेंज कर देने, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर देना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये -5, क्योंकि माइनस साइन चेंज करेंगे, जो साइन है उसका साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, सिंपली एडजॉइंट कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 पे वैलिड होता है, क्यों, क्योंकि हम जब कोफैक्टर निकालते हैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिंपल जो एलिमेंट बचता है वही निकल आता है। लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 की बात करते तो यहाँ का कोफैक्टर निकालते तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो एक डिफरेंट नंबर मिलता है, इसीलिए 2 क्रॉस 2 का बहुत इजी होता है। अगर उतना क्लियर है, जैसे हमने एक लिख दिया कि -1 7 -8 और 3, इसका हमें निकालना है, तो सिंपली ये A दे रखा है तो एडजॉइंट A कितना आ जाएगा,
हमें इनको चेंज कर देना है, 3 - 1 इनके साइन चेंज कर देने। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा एडजॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आप इसको नोट कर लीजिए। और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम उस पर मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स करने के बाद। देखिए एडजॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं, एक 2x2 का, 2x2 के तो ऑलरेडी एग्जांपल करा चुके हैं, एक 3x3 का। देखिए 2x2 हमने फिर क्यों लिया है, क्योंकि कई स्कूल्स में अभी स्कूल वाले टीचर आपसे ऐसा कहीं पहले देखा तो ध्यान रखिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, अगर आएगा भी तो कुछ फुंदुड़ू रख के इसमें और 1 मार्क्स में कुछ पूछ लेंगे कि इसका कुछ चीज चेंजमेंट कर देंगे, वरना सिंपल सा अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 मार्क्स में आएगा। अदरवाइज 2x2 नहीं आएगा, 3x3 से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, अगर आपके अकेडमी में पूरा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो आपको करना पड़ेगा कि ये ए दे रखा है 2 3 1 4, देन कोफैक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, आपको कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। इनको हमको बता रखा है कि फर्स्ट वाले का कोफैक्टर कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। सेकंड वाले का कोफैक्टर माइनस का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये सबको मैंने सच्ची मैंने बता रखी है, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, सिंपली कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 - 1 2। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट करिए, सिंपली एडजॉइंट ए कितना आ जाता है, सिंपली आप डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 हो जाता है, और अदर के साइन चेंज कर दीजिए तो -3 - 1 हो जाता है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो प्रेफर करते हैं वो करिए, ये भी सही है, ये डायरेक्ट आंसर आता है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है 2x2 का कैसे निकालते हैं, आप जाके देख सकते हैं अपनी बुक में। अगर कोई टीचर कहता है कि डायरेक्ट निकालोगे आपको मार्क्स कट कर देंगे 2x2 वाले में, तो आप उसको बुक दिखा सकते हैं जाके। अब बात करते हैं 3x3 की। तो मैट्रिक्स हमारी दे रखी है, तो कोफैक्टर कैसे निकलते हैं हमारे, उनको पता है C11 C12। 3x3 का जब हमें कोफैक्टर निकालना होता है तो हमने एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दी और हमें सारे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे 3x3 में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, C11 हमारा कहां से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और ये कैसा आएगा, प्लस का होगा, क्योंकि 1 + 1 तो प्लस साइन हम लिखते नहीं है, सिंपली माइनस मेंशन करना होता है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी बच रही है। अभी हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। पहले हम क्वेश्चन बेसिक तरीके से कर लेते हैं, फिर हम एक तो क्वेश्चन जब कर लेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी क्या वैल्यू क्या बचेगी, देखिए 1x1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -1 -2 3 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 6। वैल्यू कितनी बच रही है, प्लस का 1। कितना क्लियर है, C12 कितना आएगा 1 2, ये और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी -4 -2 0 5। कैसे है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये पोजीशन का हमको फैक्टर निकाल रहे थे, तो उसी पे आपको मार्कर या पेन ऐसे रख लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 एलिमेंट बच रहे थे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, और एक माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे तो -20 आ जाएगा। C13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम की बात करें तो भैया ये है हमारे, तो उसी पे मार्कर रख के ये कैंसिल कर देने, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। क्या है वो 4 एलिमेंट आपके, वो 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट बचे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना प्लस साइन के साथ, और ये ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, साइन हमारे माइनस प्लस कैसे होते हैं, ये चीज आप मत भूलिएगा। ये प्लस का होता है लेकिन ये माइनस का होता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो, ये देखिए ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का आएगा, तो ये हमने माइनस लगा दिया, और एक माइनस अंदर आया था तो ऑलरेडी हमको प्लस का मिलेगा। साइन इसीलिए है, साइन आप अगर गलत लिखोगे तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है।
ये प्लस का आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि साइन आप पहले लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये है 2 1, ये तो प्लस का था, अंदर माइनस आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये कैसा है, माइनस का आएगा तो हमने माइनस का लिख दिया। ये कैसा है, प्लस का आएगा तो हमने प्लस का डिटरमिनेंट बना दिया। ये माइनस का आएगा तो माइनस का डिटरमिनेंट बना दिया। ये प्लस का आएगा तो प्लस का डिटरमिनेंट बना दिए। ये माइनस का आएगा तो माइनस का डिटरमिनेंट बना दिए, और ये प्लस का आएगा। एक थोड़ा सा आप जब 2-4-10 क्वेश्चन या 1-2 एक्सरसाइज लगा लेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा देखते हुए कहाँ माइनस करना है। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको कैंसिल करेंगे अभी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 3 3 5, 2 3 3 5। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 -9, देखिए 10 माइनस, ये देखिए 10 हो जाएगा, -9 वैल्यू 1 बचेगी और माइनस बाहर लगा तो ये वैल्यू माइनस का 2 2। ये देखिए इस पोजीशन का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारा, तो ये एलिमेंट अगर हम यहाँ से ऐसे ये मार्कर रखेंगे तो ये चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे। क्या है, -1 3 0 5, और ये प्लस का है, साइन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी लगा लेंगे तो आपको फिर साइन की टेंशन नहीं लेनी है, अदरवाइज कहीं भूल गए, जैसे हम यहाँ पे भूल गए थे तो गलत हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे -5, ये तो 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे। C23 देखिए माइनस हमने ऑलरेडी लगा रखा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 2, ये वैल्यू बचेगी -1 2 0 3। इसके इससे मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, -3 -0 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी ये 3। आई होप इतना क्लियर है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 -1 -2 बचेगा, 2 3 -1 -2 बचेगा भैया हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगी, ये हमने साइन तो हमने पहले ले रखा है, ये वैल्यू हो जाएगी -4 और ये -3, वैल्यू कितनी आ रही है, -5। मैंने बता रखा है इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ, इसका माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 3 -4 -2 बच जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, -1 3 -4 -2 बच जाएगा, -1 3 -4 -2 बच जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, ये वैल्यू हो जाएगी -+2 और -+12 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3 14, माइनस का 14 आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है। 3 3 लास्ट वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी बच रही है, ये वाले 4 एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, -1 2 -4 -7। तो वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 -+8, वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारी, सारे एलिमेंट देखिए, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से लिख रहे हैं, ये ऐसे कॉलम नहीं है हमारी, ये रो है 1 1 1 2 1 3, तो 120, ये भी ध्यान रखना है आपको। कभी कभी कंफ्यूजन में हम लोग गलत लिख देते हैं कि ये कॉलम ऐसे कॉलम में लिखा है तो हमने भी कॉलम में चेप दिया जाके, तो आपने ट्रांसपोज पहले ही ले लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, ये सेकंड रो के -1 -5 3 -1 -4 9। ऐसा ना हो कि आपने कॉलम वाइज लिख के और पहले ट्रांसपोज ले लिया और फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा कोफैक्टर निकला है, अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो अब हमारा एडजॉइंट ए निकलेगा, वो हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लीजिए आप, यानी रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो वैल्यू आएगी 120 -12 -1 -5 3 -1 -14। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर आप इसको पहले ही लिख देते तो आपने खुद डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल आता, और फिर अगर ट्रांसपोज लेते तो ये कोफैक्टर निकल आता। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये लिखेंगे ना तो आप इनको लिखने के बाद जब आप मैट्रिक्स में फिल करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल रहा है, ठीक है। अगर आप सोचिए ना, इनको अगर हमने कॉलम में लिख दिया होता ऐसे, देखिए, तो हमने डायरेक्ट ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाल लिया, क्योंकि ट्रांसपोज हम लिखे दे रहे हैं, गलत नहीं है।
अगर आप ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये निकाल देते, सीधा एडजॉइंट निकालते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे लिखना है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको पहले ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिख देना, ट्रांसपोज दे देना। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा इनवर्स निकलेगा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, और इसी से कई फॉर्मूले भी बनेंगे हमारे। पहली चीज समझिए, ये 2 बार क्यों लिखा हमने? 2 बार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। A into B is not equal to B into A, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने बता रखा है। अगर कोई भी डाउट है, बेसिक नहीं देखा है मैट्रिक्स, या बेसिक देखिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए आप बेसिक देख लीजिए पहले। तो ये ऑर्डर मैटर करता है, अगर इक्वल है तो हम मेंशन करेंगे कि इक्वल है, नहीं है तो हम नहीं बता सकते इक्वल है कि नहीं। तो A डॉट B मान लीजिए इसको, तो A और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में लिखा हो, दोनों की वैल्यू यही होती है। तो पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, अगर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट में हमको मैट्रिक्स ही मिलता है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। आप इसको डिटर्मिनेंट से कंफ्यूज मत होना, ये जो दिखा है ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखी हुई है, तो इसका मतलब भैया ये है डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। अगर हम 3x3 की बात कर रहे हैं तो हम माने ले रहे हैं ये लेट 3x3 की मैट्रिक्स है, और अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती तो I हमारा ऐसे होता, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि 3x3 है, तो 0 1 0 0 0 1 अगर 3x3 की थी, और अगर 2x2 की थी तो हम ऐसे लिखते भैया ये A है, ये इनटू में है 1 0 0 1। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होगा ना, इसकी जगह आप 5 3 2 माइनस कुछ भी लिख सकते थे, मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है, तो -3 से अगर मल्टीप्लाई करा देते तो अंदर मल्टीप्लाई होता, हमें मैट्रिक्स ही मिलती। तो ये एक मैट्रिक्स ही है। अगर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये डिटरमिनेंट A 0 0 डिटरमिनेंट A आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये मैट्रिक्स है, वो इस फॉर्म में था, इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ये प्रॉपर्टी आती कैसे है उसको देख लेते हैं जरा। तो हमने कोई 3x3 से ही ले लेते हैं, हमने लेट किया है, लेट कोई मैट्रिक्स है, वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इनटू, और इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अब ये आता कैसे, इसका प्रूफ कैसे होगा? तो हमने माना कोई मैट्रिक्स A है, वो ये है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर में बस यहाँ पे C हो जाएगा और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में ऐसे दिखना चाहिए, देखिए C11 C12 C13, तो कोफैक्टर में ऐसे दिखेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ता है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है, एग्जैक्ट लिख दोगे तो वो उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन अभी हम एडजॉइंट का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, A पहले रखिए या ये पहले रख लिए, दोनों मेंशन इसीलिए। तो हमने A पहले रखा है, कोफैक्टर बाद में रखा है, आप इसको इधर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो ये समझना है, ये एडजॉइंट है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, उसी को हम एडजॉइंट बोलते हैं। सिंपल कोफैक्टर नहीं रहता है। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, देखिए हम जरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उठा लेते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल ये 3x3 है और ये भी 3x3 है। जब आप ये मल्टीप्लाई करा दोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसको जब आप उठा लो, इधर हम रफ में कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम पे जब आप पटकोगे जाके, इसको उठा के ऐसे वैसे उठाया, ऐसे उठाकर इस पर रख दिया आराम से, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी A11 C11 A12 ये A है और C12 A13 C13। अब यहाँ पे आता है कि आपने अगर 4.4 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप वो एक्सरसाइज देखिए जाके। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो भैया वो डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है। यानी ये दोनों सफिक्स अगर सेम है सम में, देखिए 11 12
1 2 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी 1 3 है, तो अगर ऐसा मल्टीप्लाई करा के ऐड कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर आप देखिए, आप फर्स्ट रो फर्स्ट में ये मिलेगा हमें, फर्स्ट रो को यहाँ पे क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ए आ गया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब ये एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो उठाया मैंने ऐसे घुमा के सेकंड कॉलम में प्रोटेक्ट करके इसके, तो वही काम करना है। तो जब हम फर्स्ट रो को उठा के 90 घुमा के इस पे धरेंगे तो क्या मिलेगा, इसको उठा के इस पे रख देंगे तो वैल्यू ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, तो वैल्यू इस तरीके की आएगी भैया A11 C21, ये भाई साहब मिलेंगे हमको। अब मैंने बताया था कि अगर किसी रो के एलिमेंट को अदर रो या कॉलम के एलिमेंट को फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 0 विद प्रूफ करा रखा है। तो आप एक्सरसाइज 4.4 देखिए जाके, उसमें मैंने माइनस को फैक्टर तो उनमें डिफरेंस सब कुछ बता रखा है, पूरी रामायण कर रखी है, बस आपको सुननी देखनी है ध्यान से। पबजी तो बैन हो गया यार, इतनी दुख की बात है, पेरेंट्स बड़े खुश है सही में। यहाँ पे आ जाइए चल, तो ये चीजें देखिए, अगर हम वहीं से मल्टीप्लाई सफिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये सिचुएशन मिलेगी। तो ये 0 हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे सफिक्स सेम नहीं, ये भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो का काम खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड को उठाएंगे, सेकंड को इस पे रखेंगे, देखिए ये दो सफिक्स डिफरेंट है तो ये भी 0 आएगा। इसको उठा के सेकंड रखेंगे, देखिए सफिक्स सेम आएंगे, तो ये डिटरमिनेंट ए आएगा, ये 0 आएगा। इसी तरीके से ये डिटरमिनेंट ए आएगा। डायगोनल जाके अब इसको उठा के देखिए, फर्स्ट रो ये थर्ड रो को फर्स्ट रो पे रखते सफिक्स सेम नहीं मिलते, सेकंड पे रखते सफिक्स सेम नहीं मिलते, यहां रखते तो सफिक्स सेम मिल जाते, तो ये डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है इस पे, तभी ये रिजल्ट ऐसा देता है। तो इसी फॉर्मेट में से अगर हम मैट्रिक्स में से होता क्या, कोई चीज हम मल्टीप्लाई कराते तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट से कॉमन होता है, तो 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते थे डिटरमिनेंट a into 0, ओवरऑल तो 0 ही आना है, तो हर एक से हम डिटरमिनेंट कॉमन ले लेंगे भैया, तो डिटरमिनेंट a बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 1 0 0 0 1 0, और इसी को हम क्या लिखते हैं डिटरमिनेंट a into i। ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है। इससे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस गिवन की प्रॉपर्टी से इनवर्स कैसे निकलेगा, कोई पार्ट उठा लो, दोनों इक्वली, a इन एडजॉइंट a की वैल्यू है डिटरमिनेंट a into i मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स इक्वल है। अगर हम मैट्रिक्स में अगर हम किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते तो आपको बताना पड़ता है, तो आप प्री मल्टीप्लाई करा दो, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, ये हो जाएगा a इनवर्स into a, और ये है एडजॉइंट a इज इक्वल टू a इनवर्स into डिटरमिनेंट a into i। तो ये देखिए ये भी प्रॉपर्टी होती है, a इनवर्स मैट्रिक्स में बता रखा है तो i मिलता है, किसी भी इनवर्स को भाई 3 को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 ही तो मिलेगा भैया, तो वही तो है, किसी भी चीज को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 आता है, और मैट्रिक्स में 1 को माइनस से लिखते हैं, बता रखा है। तो ये i हो गया 1 हो गया, i का किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स into डिटरमिनेंट a। इसी तरीके से अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हो गई, देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, तो अब i हटा सकते हैं क्योंकि i का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, a into i या i into a करोगे तो आपको a ही मिलेगा। तो ये तो एक नंबर था ना, तो नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर a into b दे रखा है और ये किसी मैट्रिक्स i के इक्वल है, तो आप बड़े महान लोग ऐसे मत कर दीजिएगा i अपॉन में b भेज दिया तो i into b इनवर्स हो गया। हाँ ये आप कह सकते हो कि a बराबर है b इनवर्स के, लेकिन इस तरीके से नहीं कह सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स पूरा सेट होता है, मैट्रिक्स पूरा ये आप सोचो 3x3 की मैट्रिक्स उठाकर नीचे नहीं भेज देना कहीं, इतना महान काम मत करना। यहां भी देखिए इसी तरीके अगर इनवर्स निकालना है ऐसे कर सकते थे आप, ए बी इज इक्वल टू आई दे रखा है तो बोथ साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये अब आई हो जाएगा और ये बी बचेगा, तो अब बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं।
कुछ होते हैं ना, कुछ प्रॉपर रास्ते होते हैं, उन्हीं से जाना होता है। तो अब आई का मल्टीप्लाई का फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट एक नंबर देता है, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, इसको हम ले सकते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट। तो ये हमारा खूबसूरत सा फॉर्मूला है जो हम सजा के लिख रहे हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स होता है सिंपली उसका एडजॉइंट निकाल लो और उसके डिटरमिनेंट से भैया भाग दे दो, डिवाइड कर दो। देखिए इनवर्स का जो फॉर्मूला आ गया, इनवर्स हमको पता चल गया। तो इनवर्स में एक चीज देखिए, नीचे दे रखा है डिटरमिनेंट ए। आप बताइए अगर हम लिख दें कोई चीज x अपॉन में y, ये fx है, क्या आप y जीरो कर सकते हैं? क्या आप y जीरो रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर आप y जीरो रख दोगे तो ये भैया अनडिफाइंड हो जाएंगे। tan थीटा तो पढ़ा ही होगा भैया, आप इतना तो मान ही सकते हैं, tan थीटा होता है भैया sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो जहां जहां cos थीटा दादा जीरो हो जाते हैं वहां वहां ये भैया भाग जाते हैं इनफाइनाइट पर अनडिफाइंड पे। यही होता है, यानी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है जहां जहां नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जाता है। तो ये वही होता है कि कोई भी चीज अपॉन में जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए ना ए इनवर्स कब डिफाइंड होगा, यहां से पता चला इफ ए डिटरमिनेंट ए इज जीरो। दो कंडीशन हो सकती है, ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिटरमिनेंट जीरो होगा या डिटरमिनेंट नहीं जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो है इसी को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो आप निकाल सकते हैं सिंपली, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इनका निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए क्योंकि हम ए लेके चल रहे हैं, बीपी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैट्रिक्स का नाम है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो काम तो पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि इनवर्स हम उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट अपॉन में आता है और अपॉन की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये पता चला कि हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो अभी इस टाइप के महान क्वेश्चन बन जाते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए 1 2 p 3। एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप p बता दो क्या आएगा। और हमको पता है कि सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स नहीं निकलता, यानी डिटरमिनेंट जीरो होता है। सिंगुलर सिंगल रहती है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, सिंपली 1 2 p 3 आप जीरो कर देंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 और ये माइनस 2p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 तो इस टाइप के कुछ बेकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी की जगह पे ये लिख सकता था, सिंगुलर मैट्रिक्स की जगह ये लिख सकता था इफ मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टिबल, या ऐसे लिख देता कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो p बता दो। p की जगह कुछ भी रख सकता था, x y z, एक नंबर गायब कर देगा, कोई भी 3 क्रॉस 3 में एक नंबर गायब कर देगा। आपको सिंपल सा पता है भैया, डिटरमिनेंट जीरो कर देना और वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इनवर्स कैसे निकलता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हमें सारी प्रॉपर्टी, सारी जो चीज इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये दो चीज मैं बता चुका हूँ कि ए अगर डिटरमिनेंट जीरो है किसी मैट्रिक्स का तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आया था एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। यहाँ पे कंडीशन होती है कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन की चीज अगर जीरो हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है उन्हीं मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और उनको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो सिंपल सी बात है, हमने बता रखी पहले। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए और बी दो
सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट ए बी और बी ए है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, भाई सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही होगा, वो भी नॉन सिंगुलर होगी और उसी ऑर्डर की आएंगी। कभी कभी ये एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर व्हाट अबाउट ए बी एंड बी ए। आप ए बी बी ए के बारे में क्या कहेंगे, वो क्या नॉन सिंगुलर होंगी या सिंगुलर होंगी? तो ये कंफ्यूजन होता है माइंड में, तो आप इतना ध्यान रखिए कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट आप ए बी निकाले या बी ए निकाले वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं मिलेगा। एक ये चीज है कि दो मैट्रिसेस का आपने मल्टीप्लाई कराया फिर उनका डिटरमिनेंट दिया, वो क्वांटिटी सेम आएगी, आप दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा देते हैं, रिजल्ट सेम आता है। क्योंकि ये नंबर होते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम ही रिजल्ट देंगे। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराने के बाद डिटरमिनेंट लीजिए या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा दो, रिजल्ट विल बी सेम। सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी अच्छी है। ये जो प्रूफ होता है वो इसी से ही होता है। ये भाई साहब क्या लिखे हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि किसी ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो एडजॉइंट भैया थोड़ा सा कोफैक्टर सारे निकालने पड़ते हैं, उससे बेटर है मान लीजिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है, लेट n इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये थोड़ा लेंथी टास्क हो जाएगा। और यही वैल्यू भैया इक्वल हो जाती है कि आप सिंपली उसका डिटरमिनेंट सिंपल मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 3x3 के लिए, इसीलिए हमने ये ऊपर लिख रखा है जितना ऑर्डर उससे एक कम, 3 ऑर्डर है तो पावर 2 आएगी, 2 ऑर्डर है तो पावर 1 आएगी, पावर अगर 4 है तो 3 आएगी। समझ ले ए 4x4 है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट हमने दे दिया 2 है, तो कहेगा कि इसके एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ कितना आएगा। तो मैट्रिसेस भी नहीं दे रखी थी हमें और हमें सिर्फ डिटरमिनेंट दे रखा था, तो हमको फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है उसका डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसकी पावर n-1 n ऑर्डर होता है, ये 4x4 की थी और डिटरमिनेंट 2 दे रखा है तो एक कम करके पावर लिख देंगे, वैल्यू 8 आएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आता कैसे है ये देख लेते हैं जरा। इसको देखने के लिए ये हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि एडजॉइंट a इंटू ए पढ़ा था, ये वैल्यू होती है डिटरमिनेंट a इंटू आई की। और इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेंट लो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेंट लो या सिंपल डिटरमिनेंट अलग अलग ले लो। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट। यही तो लिखा है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेंट लो या अलग अलग ले लो, तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा के लो या अलग अलग डिटरमिनेंट ले लो, बात एक ही आएगी। ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में था क्या, मैंने बता रखा था कि ये एक्चुअल में मैट्रिक्स थी, ऐसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट a 0 0, यही तो था, इसको सॉल्व किया था हमने। सिंपल आप ये सोचो कि ये आई तो 1 हो जाए, अलग अलग मत कर देना। अभी इन दोनों यहाँ पे अलग अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नंबर है, डिटरमिनेंट ऑलरेडी इसका निकल चुका, ये मैट्रिक्स, पर हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कह लेते हैं, डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो बाहर आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स बी दे रखी है, ऑर्डर 3 है इसका, तो 3 और तो मान लिया हमने k टाइम्स b का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो सिंपल आप k बाहर नहीं ले सकते, उसकी पावर 3 है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं मैट्रिक्स में तो हर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप k बाहर निकालोगे 3x3 की है तो 3 रो में k गया होगा, तो जब आप बाहर लोगे तो 3 बार बाहर निकलेगा। सेम यही केस यहाँ पे, आप सिंपल इसको ऐसे मत लिख दीजिए डिटरमिनेंट a इंटू आई का डिटरमिनेंट। ये तो मैट्रिक्स के केस में होता है जब दो मैट्रिसेस होती हैं, यहाँ तो एक पहले ही आप उसका डबल डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, तो ये बाहर आएगा, ये एक नंबर, लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि ये हर रो में गया होगा, तो इस रो से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, तो ये निकलेगा डिटरमिनेंट a 3 बार। अगर हम पावर 3 की केस ऑर्डर 3x3 का लेके चल रहे हैं
अब बचेगा आई का डिटर्मिनेंट और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, एक डिटर्मिनेंट ये कैंसिल हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आता है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ये कब था? जब ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3 या सिंपल 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो एक ही नंबर से बता सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है।